देखिए सीपीसी में आपका ये रेह जुडिकेटा चल रहा था भाई, और उसमें आपका देखिए पहला आवश्यक तत्व तो बताया गया था कि दो वाद होने चाहिए। एक प्रीवियस सूट, बैठिए भाई इधर उधर हो जाइए थोड़ा, एक पूर्ववर्ती वाद और दूसरा सब्सिक्वेंट यानी कि पश्चातवर्ती। पूर्ववर्ती वाद किसे कहा जाएगा, पश्चातवर्ती वाद किसे कहा जाएगा, इसका निर्धारण एक्सप्रेशन नंबर 1 से होगा, ये बताया गया था। फिर आपका दूसरा बताया गया था कि पहले वाद में जो न्यायालय निर्णय दिया था, दूसरे वाद में भी वह न्यायालय निर्णय देने में कॉम्पिटेंट हो यानी कि सक्षम हो। सक्षमता के लिए आपका दो स्पष्टीकरण काम करेगा, एक्सप्रेशन नंबर 2 और एक्सप्रेशन नंबर 8, ये बताया गया। तीसरा आपका बताया गया था कि दोनों वादों में जो मैटर इन इशू हैं या जो विवाद विषय हैं वह सेम होने चाहिए, यानी कि उसमें समानता होनी चाहिए। और इसमें आपका बताया गया था कि विवाद विषय दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्रत्यक्षतः और सारतः, यानी कि आपका डायरेक्टली और सब्सटेंशली, और दूसरा कोलिटरल या इंसिडेंशली, यानी कि आनुषांगिक या सांपार्श्विक या जुड़े हुए। तो जो जुड़े हुए विषय हैं उन पर रेह जुडिकेटा लागू नहीं होता। जैसे मैं उदाहरण बताया था कि मकान मालिक और किराएदार का विवाद है और उसी में उप किराएदार को क्या बना दिया गया आपका माने प्रतिवादी, तो उस पर रेह जुडिकेटा लागू नहीं होगा। इसके बाद आपका बताया गया कि विवाद विषय दो प्रकार के माने प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद हो सकता है, या तो वास्तविक रूप से यानी कि एक्चुअल रूप से या कंस्ट्रक्टिव रूप से। एक्चुअल रूप से कब होगा, ये एक्सप्रेशन नंबर 3 कवर करेगा, जब किसी विषय के बारे में एक पक्षकार डिमांड करे और दूसरा पक्षकार एक्सप्रेस या इम्प्लाइड रूप से या तो उसे एक्सेप्ट या स्वीकार करे या उसका क्या करे, इनकार। तो विवादक तब पैदा होते हैं जब एक पक्षकार क्या करता है, मांग, और दूसरा क्या करता है, इनकार। ये एक्चुअल विवादक है और इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन काम करेगा, 3। लेकिन सबसे जो खतरनाक विवादक है आपका वह कंस्ट्रक्टिव है या इम्प्लाइड कहिए या अन्वयिक प्राज्ञाय, और एक्सप्रेशन नंबर कौन बताया गया था, कहाँ समाहित है, 4 में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब वादी या प्रतिवादी अपने आक्रमण यानी कि अपने पक्ष में फैसला के लिए या अपनी प्रतिरक्षा के लिए एक से अधिक आधार उठा सकते थे, तो उन्हें चाहिए था कि सभी आधारों को क्या करते, उठा देते। यदि उन्होंने कुछ आधारों को उठाया और कुछ को नहीं उठाया तो कानून मान लेगा कि आपने सभी आधारों को क्या किया, उठाया। उस पर सुनवाई हुई, उस पर निर्णय आ गया, जबकि उठाया ही नहीं गया। और केस याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण आपका 2-3 बार मेंस में भी आया है, प्री में भी, नवाब हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। और कौन सा रेह जुडिकेटा से संबंधित हैं, कंस्ट्रक्टिव। तो अगर कोई पूछे कि रेह जुडिकेटा कितने प्रकार का, तो आप 2 प्रकार मारिएगा, कौन कौन, एक एक्चुअल रेह जुडिकेटा और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। अगर कोई पूछे कि एक्चुअल रेह जुडिकेटा किस एक्सप्रेशन में समाहित है, 3 में, और कंस्ट्रक्टिव तो खूब पूछा जाता है किस में, 4 में, ये रटवा गया था। इसके बाद आपका ये बताया गया था आपका कि पूर्ववर्ती वाद में न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुना हो और सुनकर क्या सुनाया हो, निर्णय। यानी कि दोनों पक्षकारों को पूरा मौका दिया गया, उनकी बातों को कोर्ट ने सुना
और तब फैसला सुनाया हो तो वह फैसला रेस जुडिकेटा के रूप में क्या होगा, लागू। और इसमें सतर्क जहाँ से पूछा जाता है, समझौते की डिक्री ही पूछी जाती है कि क्या समझौते की डिक्री में रेस जुडिकेटा लागू होगा कि नहीं। लागू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें तो पक्षकारों को क्या नहीं किया गया, सुना ही नहीं गया। अब अगला आइए भाई, आपका देखिए जो आपका यानी कि जो पहले वाद में, अब अगला आवश्यकता चला जाए, जो पहले वाद में पक्षकार थे वहीं पक्षकार दूसरे वाद में भी होने चाहिए, या दूसरा वाद उनके हित प्रतिनिधियों के बीच हो। यानी कि एक उदाहरण इसको समझने का प्रयास करिए। आपका पहले वाद में जो पक्षकार हैं तो पक्षकारों का एरिया बना लिया जाए ए तथा बी। ये ए ने बी के खिलाफ मुकदमा पहले वाद में किया था। बैठिए भाई, हर जगह ना पीछे बैठिए, पुराने लोग भाई पीछे ही बैठे। देखिए आपका ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया था। इस मुकदमे में क्या आ चुका है, निर्णय। और पुनः अगर ए बी के खिलाफ उसी विषय को लेकर मुकदमा करता है, या बी उसी विषय को लेकर किसके खिलाफ मुकदमा करता है, ए के, तो दूसरा मुकदमा क्या कर देगा न्यायालय, खारिज, रिजेक्ट कर देगा। अगर ए मर गया और ए के जो विधिक प्रतिनिधि थे सी, ये बी के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, तब भी मुकदमा क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। और बी मर गया और बी के विधिक प्रतिनिधि, बैठिए भाई है तो जगह, बी के विधिक प्रतिनिधि डी बना लीजिए, और डी किसके खिलाफ मुकदमा करता है, ए, तब भी मुकदमा दूसरा क्या होगा, खारिज। अब दोनों मर गए और इनके उत्तराधिकारी आ गए, तो सी किसके खिलाफ मुकदमा करता है, डी के, तो ये भी मुकदमा क्या होगा, खारिज। यानी कि जो इसको लीगल भाषा में समझिए, पक्षकार का मतलब ये हुआ कि जो पहले मुकदमे में वाद के पक्षकार थे, दूसरे मुकदमे में भी वही पक्षकार या तो हों या दूसरा मुकदमा उनके हित प्रतिनिधियों के बीच हो, तभी रेस जुडिकेटा लागू होगा। अगर पहले मुकदमे में पक्षकार ए भी था और दूसरे मुकदमे में पक्षकार ए ने एफ को बना दिया है और इनसे एफ इनका विधिक प्रतिनिधि नहीं है, तो दूसरा मुकदमा चलेगा, क्योंकि पक्षकार अब क्या हो गए हैं, भिन्न। यानी कि इसका मतलब कि रेस जुडिकेटा केवल और केवल किसके प्रति लागू होगा, पक्षकारों के प्रति और उनके हित प्रतिनिधियों के प्रति। आपका थर्ड पर्सन इससे प्रभावित नहीं होगा, ये भी सतर्क रहना है। अब ये आया कि भाई पक्षकार कितने प्रकार के होते हैं, तो जहाँ तक पक्षकारों की बात है, आपका यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन पक्षकार कौन है। तो पक्षकार वह माना जाएगा जिसका निर्णय देते समय नाम निर्णय में है। अगर पहले ही कोई पक्षकार बीच में गायब हो गया तो वह पक्षकार माना जाएगा कि नहीं, नहीं माना जाएगा। यानी कि अभिलेख पर या निर्णय में किस व्यक्ति का नाम उल्लिखित है, वही व्यक्ति क्या माना जाएगा, पक्षकार। अब आपका देखिए जो पक्षकार होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, और इसको आपका कह सकते हैं कि एक होता है आवश्यक पक्षकार और एक होता है केवल उचित पक्षकार। यानी कि आपका पक्षकारों को हम बंटवारा कर रहे हैं, यहाँ भी टेक्निकल क्वेश्चन है। एक आवश्यक पक्षकार होता है निसेसरी, जिसके बिना मुकदमा चल ही नहीं सकता, और एक आपका उचित पक्षकार होता है
यानी कि इसके न रहने पर भी मुकदमा चल सकता है। तो आवश्यक पक्षकार यानी कि सहायक पक्षकार कह सकते हैं, बस जुड़ा रहता है। एक दो उदाहरण देखिए भाई, आपका समस्या ये भी पूछा जाता है। ए, बी और सी ये तीनों भाई हैं और तीनों की संपत्ति संयुक्त है और ए पार्टीशन सूट लाता है, यानी कि ए न्यायालय में मुकदमा लाता है कि हजूर हम लोगों के बीच संपत्ति का क्या कर दिया जाए, बंटवारा। और अब आप लोग बताइए, ए जब मुकदमा ला रहा है तो बी और सी दोनों को प्रतिवादी बनाना पड़ेगा कि केवल बी को? भाई हिस्सेदार कौन है? तीनों। तो किसको पक्षकार बनाना पड़ेगा? विपक्षी, बी तथा सी। अगर ए ने सी को पक्षकार नहीं बनाया, केवल बी को बनाया, यानी कि आवश्यक या निसेसरी पार्टी को ही क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो वह निर्णय रेह जुडिकेटा का काम नहीं करेगा, क्योंकि सी भी उस संपत्ति में क्या था, हकदार था, हिस्सेदार। तो एक किसको आपका प्रतिवादी बनाए मुकदमा करते समय? बी तथा सी दोनों को। और दोनों का अगर आधा आधा हिस्सा है, माने 1/3, तो न्यायालय 1/3 1/3 1/3 बंटवारा करके और इनको दे देगा कि आपका कहाँ कितना हिस्सा है। तो इसी को हम पार्टीशन सूट कहते हैं भाई। अब इसी में एक और आइए, आपका मकान मालिक और किराएदार के बारे में। ए मालिक हैं, बी किराएदार हैं और उप किराएदार किसको बना दिया जाए? सी को। अब किराया मान लीजिए कि बी का बकाया है और ए मुकदमा ला रहा है बकाये किराए की। अब आप लोग बताइए, आपका आवश्यक पार्टी कौन होगी जिसके बिना मुकदमा रन ही नहीं करेगा? बी। और ये जो है ये आवश्यक पक्षकार नहीं है, चाहे ए तो मुकदमे में इसको रखे या चाहे तो न रखे। तो क्या अगर ये नहीं रखा गया तब कोई असर पड़ेगा कि मुकदमे पर कि नहीं? कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे ऐड भी किया जा सकता है और नहीं भी। इसको और आपका देखिए, जो प्रावधान है आपका डिटेल में हम पढ़ाएंगे सेक्शन 99 और आपका आर्डर 1। ये जब चलेगा तो ये शॉर्टकट में यहाँ निकाला जा रहा है। धारा 99 का निचला एकदम लाइन बताएंगे हम, और उसके बाद आदेश 1 जब बताएंगे, पक्षकार कौन है कौन नहीं, कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। यहाँ भाई शॉर्टकट में जानी है बस। अगला ये लास्ट जो आपको पढ़ना रहता है कि पूर्ववर्तीवाद में जिस हैसियत के तहत, स्टेटस के तहत मुकदमा दायर किया गया था, वही हैसियत पक्षकारों को किस वाद में हो? पश्चातवर्ती। ये थोड़ा क्वेश्चन कठिन आता है, इसको हम बताएंगे अलग से भाई। इस पर आपका 6-7 उदाहरण भी बताया जाएगा, इसमें शक नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका जो मेंस और प्री में आ रहा है, मेंस में ज़्यादा आता है, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन आता है। तो इसको हम भी थोड़ा अभी देखिए पढ़ नहीं पाए थोड़ा भाई, इसको अभी कल बताया जाएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती बताने से कोई मतलब नहीं है। तो कल हम इसको और बताएंगे। अब आपका आगे इस प्रकार जो कल इसको हम बताएंगे हैसियत पर, कम से कम 15-20 मिनट चलेगा। 6-7 उदाहरण भी बताना है जो मेंस में यूपीजे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। थोड़ा भाई हम भी हल्का सा और देखना पड़ेगा हमें भी। वैसे तो भाई यही है कि अगर ए मालिक की हैसियत से पहला मुकदमा बी के खिलाफ़ किया है, हार गया, तो दूसरा मुकदमा न्यासी की हैसियत से कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तीसरा किराएदार की हैसियत से कर दे। यही सब आपको पढ़ना है। अगर हैसियत भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न मुकदमे चल सकते हैं। तो आगे बताया जाएगा इसको कल। देखिए आगे भाई आपका
रेस जुडिकेटा में अब ज़्यादा बचा नहीं, थोड़ा बहुत बचा है जो अंतर पूछा जाता है। और आपका एक और अभी कल बताया जाएगा, सहवादी और रेस जुडिकेटा जो यूपीजे में नया मॉडल बन रहा है, और सह प्रतिवादी और रेस जुडिकेटा, इसको हम बताएंगे कल 3 क्वेश्चन। अगला देखिए आपका जो पूछा जाता है 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब क्या आपका पीआईएल या लोकहितवाद में या जनहितवाद में प्रांग न्याय लागू होता है कि नहीं होता है? क्या रीटों में लागू होता है कि नहीं होता है? ये भी याद रखिए। अगला जो इंटरव्यू में क्वेश्चन बना था, क्या न्यायालय स्वतः के ज्ञान पर या अपने सुमोटो से या स्वप्रेरणा से रेस जुडिकेटा के सिद्धांत को लागू कर सकता है कि नहीं? तो आपका यही समस्या आई थी यूपीजे माने इंटरव्यू में, तो इसको ज़रूर याद रखिए। न्यायालय अपने ज्ञान के आधार पर रेस जुडिकेटा लागू नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि पक्षकार को ये बताना ही पड़ेगा कि हजूर इस मामले में एक बार पहले फैसला आ चुका है, अतः आप दूसरा मुकदमा क्या करिए, खारिज। न्यायालय स्वतः दूसरा मुकदमा खारिज नहीं कर सकता, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये भी आपका पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन आपका नया बन रहा है, वो भी देख लिया जाए। रेस जुडिकेटा किस में लागू होगा और किस प्रश्न पर नहीं? एक लिस्ट बना दिया जाता है और आजकल ये भी पूछा जा रहा है, किसी तथ्य के प्रश्न पर फैसला आ गया तो रेस जुडिकेटा लागू होगा फैक्ट पर। अगर तथ्य या विधि के मिश्रित प्रश्न पर आ गया फैसला तब भी रेस जुडिकेटा लागू होगा। जो सबसे बड़ा विवाद है, अगर किसी विधि के प्रश्न पर फैसला आ गया तो सामान्यतः क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कि विधि के प्रश्न पर जो फैसला आया है उसमें सामान्यतः रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। अब यहाँ जो मॉडल आपका प्री में बन सकता है कि किस विषय पर दिया गया फैसला आपका रेस जुडिकेटा के रूप में लागू नहीं होगा। अब मॉडल दे देगा तथ्य के, दूसरा विधि के, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फिर याद रखिए भाई, जनरली या सामान्यतः जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं उन पर जो निर्णय दिया जाता है वह निर्णय रेस जुडिकेटा के रूप में लागू नहीं होता। ये जो नियम है आपका कहीं बेयर एक्ट में नहीं दिया गया, नियम आपका सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार बताया जा रहा है। अब जो आपका पूछा जाता है, आपका जो मेंस में बिहार उहार में पूछा गया है, आपका धारा 10 और 11 में अंतर, ये अंतर मैं बता चुका हूँ, 7-8 अंतर मैं बता चुका हूँ। अब अगला जो अंतर पूछा जाता है उसी को देखना, यूपी में भी मेंस में आ चुका है भाई। प्रांग न्याय और आपका स्टापेल या विबंध में क्या अंतर है? ये अंतर बिहार ने भी मेंस में बनाया, यूपी ने भी। तो अब आपको जो मुख्य रूप से अंत में जानना है, रेस जुडिकेटा और स्टापेल में क्या अंतर है। देखिए भाई, आपका पहले नए लोग थोड़ा 2-4 मिनट स्टापेल समझें, तब तो आपका बताया जाएगा। भाई दोनों में अंतर तभी तो बताया जाएगा कि जबकि रेस जुडिकेटा तो आप जान लिए, लेकिन दोनों में अंतर तभी हो पाएगा जब नए लोग हल्का फुल्का आपका क्या समझें, विबंध समझें। क्योंकि भाई कई लोग नाम ही नहीं सुने होंगे भाई, आपका कई लोग मुन्ना भाई LLB भी होंगे भाई, आपका इसमें कोई शक नहीं है भाई, नाराज़ कोई ना हो। सब आपका कई लोग होते हैं कि कभी आपका स्कूल गए ही नहीं, दूसरा एग्ज़ाम दे दिया, पास हो गए, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट दौड़ रहे हैं, दौड़ते रहेंगे ज़िंदगी भर।
भाई आएगा ही नहीं तो क्या करेंगे। एक धारा आएगी नहीं, दो धारा, तो अनुभव लेते लेते बहुत समय निकल जाएगा। और जो लड़का पढ़ा लिखा रहता है जल्दी क्या करेगा, उस चीज़ को 2-4-5 साल में कवर कर लेगा। तो यहाँ भी वही हाल है भाई, सबके लिए चलता है, चाहे आप पढ़े हो न पढ़े हो, जीरो से उठाकर और ऊपर बढ़ा जाता है। कोई ना भी पढ़ा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मुन्ना भाई MBBS और LLB वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी पढ़ सकते हैं यहाँ। और सब लोग पढ़ते हैं भी, जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी पढ़ रहा है, जो कुछ नहीं जानता वो भी। इसीलिए जीरो से शुरू किया जाता है ताकि उनके भी दिमाग में बैठे। देखिए, आपका स्टापेल पहले समझने का प्रयास करिए, और स्टापेल पर निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपका बनता है, और तब आपका 10 अंतर, कम से कम सटीक 10 अंतर किसमें याद करना है। और प्रयास करिए कि पढ़ाते समय 7-8 अंतर दिमाग में बैठ जाए। लेकिन पहले आप स्टापेल समझिए भाई। विबंध, ये जो स्टापेल शब्द हैं ये आपका लैटिन शब्द है, और इंग्लिश में इसे स्टॉप कहा जाता है। स्टॉप का मतलब हिंदी में होता है रोक देना, यानी कि स्टॉप का मतलब क्या हुआ, रोक देना। रोक देना का मतलब आपका शुद्ध हिंदी में हुआ विबंधित कर देना। अगर कोई पूछे कि विबंधित कर देना का मतलब रोक देना, और क्या, तो उदाहरण देखिए, या तो आप गाड़ी को रोक सकते हैं, ट्रेन को रोकेंगे, बस को रोकेंगे, ये भी रोका जाता है। और आपका देखिए, तो आखिर किसको रोका जाएगा, क्या बस को, कि वाहन को, कि ट्रेन को रोकेंगे, कि किसी को विवाह से रोक देंगे, कि किसी को पढ़ने से रोक देंगे, तो रोका किसको जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति पहले कुछ कहा है और बाद में उन बातों से मुकरना चाहता है, तो मुकरना चाहता है मतलब कि पलटना चाहता है, पलटना चाहता है मतलब कि उन बातों से भिन्न बातें करना चाहता है, तो कानून स्टापेल जो है या जो विबंध होता है वह उस व्यक्ति को विबंधित कर देता है, उस व्यक्ति को रोक देता है कि आप दो मुही बातें न कहिए, विपरीत बातें न कहिए, आप एक बार जो कहे हैं उसी पर क्या रहिए, कायम। एक उदाहरण देखिए, आपका उदाहरण देखा जाए फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल का, और TPA की सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है TPA की धारा में 43। पहले उदाहरण समझिए, 5 मिनट समझिए स्टापेल, तब अंतर बताया जाएगा। देखिए, ए, ध्यान से समझिए, ए इस मकान को B को बेच देता है, और A B से ये बताता है कि ये जो मकान है मेरा है, और B इस पर विश्वास करता है और A बेचता है 1 जनवरी को। बाद में पता लगता है कि ये मकान A का नहीं बल्कि A के पिता किसका है, C का। तो आप कहेंगे कि भाई जब A को हक ही नहीं है तो कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ट्रांसफ़र करने की प्रव्यंजना करता है, बेचा नहीं है, परिकल्पना शब्द एक TPA में देखिएगा, प्रव्यंजना करता है। प्रव्यंजना का मतलब क्या हुआ, परिकल्पना करता है। ये सही बात है कि जब हक ही नहीं है, पिताजी मालिक हैं, तो बेटा कहाँ से बेचेगा। तो आपका तुरंत सेक्शन याद रखिए, पूछा भी गया था इस बार बिहार में। TPA की धारा 7 उठानी है, तब हम कंसेप्ट पर आते हैं, और इसका अपवाद 35, 41 और 43 है। TPA के सेक्शन 7 में नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम हक का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और जे में भी आया था इस बार भाई, आया था इस बार कि संविदा के लिए सक्षम, माने संपत्ति अंतरण के लिए कौन सक्षम है,
ये कौन सी धारा बताती है कि कौन संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है? तो कौन सी धारा? जो उसका हकदार हो या हकदार व्यक्ति द्वारा अथराइज हो, लेकिन हकदार न होते हुए भी 3 ऐसी कंडीशन दी गई हैं जहाँ कि वह प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है स्वामी न होते हुए भी। तो हम जो कंडीशन बता रहे हैं वह कौन सी धारा का बता रहे हैं? 43। देखिए आपका 1 जनवरी को ए ने बी को यह मकान बेचा और इस मकान का स्वामी कौन था? वास्तव में ए का पिता कौन? सी। बी खरीद लिया। अब आपका हुआ क्या? बी को तो मिलेगा नहीं हक, क्योंकि मालिक कौन है? ए। अब देखिए आपका, और ए ने झूठ बोला था, ये भी याद रखिए। झूठ बोला था किस तारीख को? कि ये संपत्ति क्या है? मेरी। अब देखिए बहुत खतरनाक है स्टापेल। अब 10 जनवरी को ए का पिता मर गया, यानी कि किसको मार दिया जाए? सी को। और सी की संपत्ति उत्तराधिकार में कौन पा गया? ए। अब 10 जनवरी को बी जाता है सी के पास और ए के पास और कहता है कि अब संपत्ति दे दो। अब तुम्हारी कह सकते हैं कि उस समय नहीं थी, अब तो हो गई है। अब तो तुम्हारे पिताजी ऊपर पहुंच गए हैं, तो अब तो प्रॉपर्टी दे दो। अब ये मुकरना चाहता है। मुकरना चाहता है मतलब कि अपने वचन से मुकर रहा है। और देखिए कैसे मुकर रहा है। ये कहता है कि 1 जनवरी को मैं झूठ बोला था कि ये मेरी संपत्ति है। वास्तव में सच्चाई ये थी कि 1 जनवरी को ये संपत्ति मेरे पिताजी के नाम थी, मेरी नहीं थी। अतः तुम झूठे आदमी से खरीदे हो और तुम्हें एक संपत्ति नहीं मिलेगी। तो कानून ये कहता है कि जब एक बार ए झूठ बोला, उस झूठ पर बी ने क्या किया? विश्वास किया और विश्वास करके अपनी हैसियत में परिवर्तन ला दिया। यानी कि यह मकान बी ने क्या किया? खरीद लिया। अगर वह झूठ बाद में क्या हो जाए? सच हो जाए, तो ए को मुकरने से रोक दिया जाएगा। यानी कि इसके मुख पर ताला लगा दिया जाएगा। यानी कि इसके मुख को क्या कर दिया जाएगा? बंद। यानी कि इसका मतलब एक लाइन में ये हुआ कि विबंध झूठ को सही मान लेता है। वास्तव में ए ने 1 जनवरी को झूठ बोला था, लेकिन स्टापेल इस झूठ को क्या मान लेता है? सही। और कहता है कि भले तुम झूठ बोले थे, आज भी उसी झूठ पर क्या रहो? कायम, और तुम्हें मुकरने का मौका नहीं दिया जाएगा। याद रखिए स्टापेल हैं। स्टापे इन सिद्धांतों की उत्पत्ति कि व्यक्ति को मुकरने से विबंधित के रोका जाए, मैंने भाई विबंधित किया जाए। याद रखिए उसको लीगल भाषा में हम क्या कहेंगे? विबंधित। स्टॉप किया जाए, विबंधित किया जाए। आपका बिहार ने पूछा ये किसका सिद्धांत है? तो वास्तव में इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड के इक्विटी कोर्ट द्वारा की गई थी। यानी कि किस कोर्ट द्वारा? साम्य न्यायालय द्वारा की गई थी। और साम्य न्यायालयों ने पक्षकारों के हितों की रक्षा करने के लिए फ्रॉडियों से, क्योंकि ऐसे तो खूब फ्रॉड लोग कर देंगे, पूरा बाप के जिंदा रहते क्या करेंगे? प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रॉडियों से अच्छे इंसानों की रक्षा करने के लिए ही इक्विटी कोर्ट ने स्टापेल को जन्म दिया। ये बिहार में आया था भाई, कई लोग गलत करके आए थे कि विबंध किसका नियम? विबंध की उत्पत्ति तो ये साम्या का नियम है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से लेकर 117 तक में स्टापेल समाहित किया गया है। तो अब तो स्टापेल आ गया ना कि एक समय पर अगर एक बात कहे हो तो उसी बात पर आज भी क्या रहो? कायम। अगर तुम उस बात से क्या करना चाहते हो? मुकरना चाहते हो, तो मैं आपको मुकरने से क्या करूँगा? मुँह सिल दूँगा, मुँह बंद कर दूँगा।
यानी कि एक ही साथ आप गर्म और ठंडा नहीं ले सकते, अपच कर देगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ एक ही बात को हाँ कहिए ना कहिए ये कानून होने नहीं देगा। इसका मतलब एक बिहार उदाहरण दे दिया जाए बिहार आयोग का भी। विज्ञापन में आपने कहा कि ला का क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहेगा और बाद में आप कहें कि 1 नंबर का होगा, तो हम आपके मुंह पर क्या लगा देंगे? टेप। और आपको मुकरने से क्या करेंगे? रोक दिया गया। मुकरा नहीं, बाद में स्पष्टीकरण आया कि नहीं वो गलत पेपर छप गया था, ला का क्वेश्चन कितने नंबर का। अब ये है कि ला वालों की सांसें अटकी थी। भाई अब क्या होगा, क्योंकि ला में ज़्यादा था और जीएस में क्या था, तो ला वाले प्रसन्न हो गए कि अब चलो बैतरणी क्या हो गई, पार हो गई। आगे देखिए भाई, अब तो कुछ स्टापेल समझ में आया। अब देखिए स्टापेल के थोड़ा प्रकार देखिए तब सही रहेगा। तो स्टापेल के जो प्रकार हैं, स्टापेल कानूनी तौर पे 3 प्रकार का होता है। एक जो चौथा प्रकार है उसे प्रकार तो नहीं माना जाता, लेकिन न्यायालयों ने ज़बरदस्ती उसका सृजन किया है और वह भी काफ़ी पूछा जाता है। तो एक एक लाइन प्रकार पर देखिए आपका स्टापेल या विबंध के प्रकार। तो पहला प्रकार है स्टापेल बाय रिकॉर्ड, यानी कि अभिलेख द्वारा उत्पन्न विबंध। ये जो अभिलेख द्वारा उत्पन्न होता है ये सक्षम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार ए और बी में मुकदमा चला और सक्षम न्यायालय ने एक बार क्या सुना दिया उस मुकदमे में फैसला, तो लोगों को दूसरा मुकदमा करने से विबंधित कर दिया जाएगा। यानी कि लोगों को दूसरा मुकदमा करने से उसी विषय पर ए और बी को क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। तो तुरंत अगर आ जाए कि सीपीसी की धारा 11 में कौन सा स्टापेल है, तो स्टापेल बाय रिकॉर्ड, यानी कि न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय के कारण उसी विषय पर दूसरा मुकदमा दायर करने से पक्षकारों को क्या किया जाता है? रोका जाता है। तो ये स्टापेल किससे उत्पन्न हुआ बताइए? न्यायालय के निर्णय से। तो जो स्टापेल न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हो उसको दिमाग में बैठा लेना है। क्या कहा जाएगा? स्टापेल बाय रिकॉर्ड, यानी कि अभिलेख द्वारा विबंध। और ये कहाँ से गवर्न होगा? एविडेंस से नहीं होगा। एविडेंस में का दायरा सीमित है। सीपीसी की धारा 11 से गवर्न होगा, विदेशी निर्णय है तो 13 से, और आपका क्रिमिनल मामला है तो सीआरपीसी की धारा 300 और संविधान का अनुच्छेद 20 का कौन सा क्लास 2। ये स्टापेल बाय रिकॉर्ड है। किसके द्वारा उत्पन्न होगा? न्यायालय के निर्णय। आइए स्टापेल बाय डीड। स्टापेल बाय डीड मतलब कि विलेख द्वारा विबंध, यानी कि अगर एक किसी दस्तावेज में कोई बात लिखा है और बाद में मुकरना चाहता है तो ए को क्या किया जाएगा? मुकरने से रोक दिया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? किसके द्वारा विबंधित किया गया? दस्तावेज द्वारा, क्योंकि वह दस्तावेज में कुछ क्या किया था? लिखा था। तीसरा प्रकार है आपका स्टापेल बाय कंडक्ट, यानी कि आचरण द्वारा, यानी कि हाव भाव चाल चलन रहन सहन कथन द्वारा, घोषणा द्वारा। इसी का उल्लेख एविडेंस की धारा 115 से लेकर कहाँ तक है? यानी कि एविडेंस सभी स्टापेल को कवर नहीं करता, तो केवल कौन सा स्टापेल कवर करता है? आचरण द्वारा। तो आचरण व्यक्ति का रहता है पूर्ववर्ती या कथन कि उसे मुकरने से रोक दिया जाएगा। और सबसे अच्छा उदाहरण आचरण द्वारा हमने अभी बताया कि कहा था कि हमारी संपत्ति है, जबकि वास्तव में किसकी थी? पिता की।
तो उसका आचरण है कि बाद में मुकरने से क्या किया जाएगा। तो एविडेंस क्या सभी स्टापेल समाहित करता है? नहीं, केवल कौन करता है? और एक न्यायालय द्वारा सृजित है भाई, जिसे कि नया स्टापेल कहते हैं, क्वासी स्टापेल, नया स्टापेल, अर्ध विबंध कहिए, सामयिक विबंध कहिए, पूरा नाम दिया जाता है। प्रामिजरी स्टापेल, वचनात्मक विबंध, रटे रहिए, क्या कहते हैं? प्रामिजरी स्टापेल या वचनात्मक विबंध, यानी कि एक व्यक्ति ने वचन दिया है और उस वचन के आधार पर दूसरा व्यक्ति कार्य कर दिया, तो अब मुकरने से क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा। एक उदाहरण देखिए भाई, एक दो उदाहरण इस पर केवल बताया जाए, किसी से ही बताया जाए। केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद के वाद में आपका भारत में भी इसे मान्यता दी गई। पूछा जाता है कौन केस है? केदारनाथ बनाम कौन? थोड़ा समझने का प्रयास करिए। वचनात्मक विबंध ये सरकार के विरुद्ध, मेंस में भी यूपी में आ चुका है भाई, एपीओ में सरकार के विरुद्ध भी लागू होता है। देखिए, ए गया बी से चंदा मांगने कि चलो हम मकान बनवाएंगे या धर्मशाला बनवाएंगे, और ए गया चंदा, बी ने अपनी ओर से वादा किया कि हम क्या देंगे? चंदा देंगे, लेकिन ए ने धर्मशाला बनाने का अपनी ओर से कोई वादा नहीं किया। यानी कि आपका करार कब होगा? जब दोनों तरफ से क्या हो? वादे हों। बताया गया था कॉन्टेक्स्ट में। तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि बी कब तक मुकर सकता है अपने वचन से? जब तक ए अपनी हैसियत में परिवर्तन न कर दे। यानी कि जब तक ये धर्मशाला बनाने के दिशा में कोई कार्य शुरू न कर दे, तब तक भी को पावर है कि वह अपने वादे से चंदा देने के क्या करे? मुकर जाए। लेकिन जैसे ही ये ने धर्मशाला बनवाने के लिए कुछ न कुछ कार्य प्रारंभ कर दिया, अब किसको वचन, कौन वचन से बंध जाएगा? अपने बी, और बी को अब मुकरने का मौका दिया जाएगा कि नहीं? इसी को हम क्या कहते हैं लीगल भाषा में? प्रामिजरी स्टापेल। ये किसके द्वारा सृजित किया गया है? न्यायालयों द्वारा निर्णय देकर। किसके द्वारा? अब आप स्टापेल भी समझ लीजिए भाई, थोड़ा बहुत प्रकार भी, 3 प्रकार शुद्ध रूप से। इसी को नया विबंध कहते हैं, और आपका इक्विटेबल आपका स्टापेल भी कहते हैं। तमाम नाम है। अर्ध विबंध, विबंध का कृत्रिम रूप, डिम्ड स्टापेल, तमाम नाम है, उत्तराखंड ने बना रखा है। अब आइए अंतर, अब समझिए भाई, आपका बहुत महत्वपूर्ण अब अंतर। आइए, एक तरफ आपका रेह जुडिकेटा बना दिया जाए और एक तरफ और आपका, एक तरफ प्रांग न्याय हम लिख रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्या लिख रहे हैं? विबंध लिख रहे हैं। अभी आपका छत्तीसगढ़ जे में भी विबंध पर एक क्वेश्चन आया था, बिहार में भी आया था, यूपी में भी आया था। भाई देखिए, एक लाइन और बता दिया जाए। आपका बिहार में आया था कि विबंध किसका नियम है? तो साम्या का। यूपी में जो मॉडल आया था वो भी हम बता दें। आपका विबंध लागू होता है सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो स्टापेल मैं बताया, ये केवल और केवल सिविल मामलों में लागू होगा, दीवानी मामलों में लागू होगा, आपराधिक में नहीं। अर्थात आपराधिक में अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करने के बावजूद भी क्या कर सकता है? मुकर सकता है, उसे विबंधित नहीं किया जा सकता। तो ये यूपीजे का मॉडल है भाई, चलते भी रह जाए क्वेश्चन भी। अब आइए आपका दोनों में डिफरेंस। आपका पहला डिफरेंस आप सेक्शन से निकाल सकते हैं कि आपका रेह जुडिकेटा या प्रांग न्याय का सिद्धांत सीपीसी की धारा में समाहित है? मुख्य रूप से 11, जबकि स्टापेल का सिद्धांत आपका कहाँ समाहित है? तो एविडेंस की किन धाराओं में? 115 से लेकर कहाँ तक?
साक्ष्य अधिनियम की धारा, ये पहला धारा हम बता रहे हैं। दूसरा ये भाई आपका रेस जुडिकेटा उत्पन्न कैसे होता है। 4-5 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। सरकार के कार्य द्वारा रेस जुडिकेटा उत्पन्न होगा कि पक्षकार के कार्य द्वारा कि सक्षम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय द्वारा। हाँ सही बता रहे हैं भाई, किसके द्वारा। तो चलिए रेस जुडिकेटा उत्पन्न कैसे होता है, तो सक्षम न्यायालय के पूर्ववर्ती अंतिम निर्णय, यानी कि आपका पूर्ववर्ती क्या शॉर्टकट में लिखा है भाई, पूर्ववर्ती निर्णय द्वारा उत्पन्न होता है। भाई ना आए तो पूछ लीजिएगा एक बार, कठिन है अंतर, इसीलिए पहले स्टापेल का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया। अब अभी आपने स्टापेल पढ़ा, स्टापेल कब उत्पन्न होगा, आपका कह सकते हैं कि पक्षकारों के कार्य द्वारा कि न्यायालय के निर्णय द्वारा। तो सामान्यतः आपका स्टापेल तो बहुत हैं, लेकिन अगर आचरण द्वारा स्टापेल देखा जाए तो ये उत्पन्न होता है पक्षकार के क्या कार्य द्वारा। यानी कि उदाहरण अब आइए, ए ने ऐसा आचरण दर्शाया और 1 जनवरी को ये कहा कि ये संपत्ति मेरी है, जबकि वास्तव में वह संपत्ति उसके पिता की थी और बाद में उसे मिल गई। तो अब मुकरने से उस पक्षकार को क्या किया गया, तो न्यायालय के निर्णय द्वारा विबंध उत्पन्न हुआ कि पक्षकार के कार्य द्वारा। पक्षकार। अगला देखिए भाई, उद्देश्य आ जाइए, तीसरा पॉइंट उद्देश्य। रेस जुडिकेटा का जो उद्देश्य है वह ये है कि वाद की बाहुल्यता को रोका जाए, यानी कि वादों की बाढ़ को या वादों की भरमार को क्या किया जाए, रोका जाए, ज़्यादा मुकदमे न हो। यानी कि तीसरा अंतर ये आया कि वाद की बाहुल्यता को क्या है इसका उद्देश्य, रोकना। और जबकि स्टापेल का क्या उद्देश्य है, मुकदमेबाजी की बाहुल्यता को रोकना नहीं, बल्कि मुकरने से रोकना। मुकरने से रोकना का मतलब प्रतिकूल बात कहने से क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। तो प्रतिकूल बात करवाइए। जैसे उदाहरण ही सबसे अच्छा उदाहरण पकड़िए, टीपीए की जो धारा 41 में बताया गया था। ए ने 1 जनवरी को कहा था कि ये जो मकान है मेरा है और बी को बेच दिया, और बाद में प्रतिकूल या विपरीत बात कह रहा है 10 तारीख को कि नहीं ये मेरी संपत्ति नहीं थी, 1 तारीख को किसकी थी, मेरे बाप की थी। तो ऐसी दशा में अब उसको प्रतिकूल बात कहने से क्या कर दिया गया, रोका गया। अब अगला ये भाई, अब रेस जुडिकेटा किस पर बाध्यकारी होता है, भाई ये इसको देखा जाए। रेस जुडिकेटा किस पर बाध्यकारी होता है, तो बताइए, अभी बताया गया प्रांग न्याय का अगर ए बी में मुकदमा चला तो क्या ए बाध्य होगा उस निर्णय से बी की, दोनों, क्या बताया गया, दोनों। भाई कौन बाध्य होगा, अगर ए मर गया इसका विधिक प्रतिनिधि सी आ गया, अब बी मर गया इसका विधिक प्रतिनिधि कौन आ गया, डी। तो क्या इन पर भी ये निर्णय रेस जुडिकेटा का काम करेगा कि नहीं, तो क्या बताया गया था, करेगा। यानी कि प्रांग न्याय आप में जो पूर्ववर्ती निर्णय हैं उससे दोनों पक्षकार और उनके हित प्रतिनिधि बाध्य होते हैं। कौन बाध्य होगा, दोनों पक्षकार और कौन, उनके हित प्रतिनिधि, माने उत्तराधिकारी, आप सामान्य भाषा में। अब स्टापेल देखिए भाई, आपका ए और बी ध्यान से समझिए। ए ने कोई ऐसा आचरण दर्शाया है तो क्या बी को रोका जाएगा कि ए को, किसको मुकरने, दोनों को नहीं। स्टापेल में केवल उसको मुकरने से रोका जाता है जो कथन किया रहता है
दूसरे पक्षकार को नहीं। तो अगर ए कथन किया था तो केवल किसको रोका जाएगा? ए को। और ए मर गया और कथन किया था तो इसका प्रतिनिधि कौन आ गया? सी। तो सी को मुकरने से रोका जाएगा, लेकिन बी पर कोई प्रभाव ए के कथन का नहीं पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर फिर एक बार इसको समझिए, जो रेस जुडिकेटा होता है उससे कौन बाध्य होता है? तो वाद के सभी पक्षकार और उनके हित प्रतिनिधि। वाद के सभी मतलब वादी प्रतिवादी दोनों। लेकिन जो इस्टापेल होता है उससे केवल वह बाध्य होता है जो कथन किया है। यानी कि इस्टापेल से दोनों पक्षकारों को बाध्य नहीं करता, केवल किसको करता है? जिसने कथन किया हो, सबको नहीं। अगला अंतर आइए भाई आपका, अगला अंतर ये आया कि रेस जुडिकेटा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाधित करता है। यानी कि न्यायालय के जुरिडिक्शन को ही बाधित करता है और ये बता देता है कि अगर एक बार सक्षम न्यायालय ने निर्णय एक बार सुना दिया और उसी विवाद को दूसरी बार कोर्ट में घसीटते हैं तो आपको क्षेत्राधिकार नहीं है कि दूसरे मुकदमे को आप सुनिए और दूसरा मुकदमा क्या कर दिया जाएगा? खारिज। लेकिन इस्टापेल क्या करता है बताइए? क्षेत्राधिकार को नहीं काटता, बल्कि जिस व्यक्ति ने पूर्ववर्ती कथन किया था उस पूर्ववर्ती कथन से प्रतिकूल या विपरीत बात करने से विबंधित करता है। यानी कि मुकरने से क्या करता है? रोकता है। क्षेत्राधिकार पर असर नहीं पड़ता। अगला आइए आपका आधार देखा जाए। रेस जुडिकेटा का जो जुरिस्प्रूडेंशियल बेस था या सैद्धांतिक आधार था वह 3 रोमन मैक्सिम थी। पहला हमने बताया कि रेस जुडिकेटा पब्लिक पॉलिसी पर आधारित है और राज्य के यह हित में है कि मुकदमेबाजी का क्या हो अंत। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए एक से अधिक बार तंग नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा, न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय को निश्चायक और अंतिम माना जाए। ये रेस जुडिकेटा का कितना जुरिस्प्रूडेंशियल बेस है? 3। तो आखिर रेस जुडिकेटा राज्य के हित में भी है कि मुकदमेबाजी का क्या हो अंत। तो आपका इस्टापेल किसके हित में है? अब इस्टापेल देखिए, फिर उदाहरण बैक होना पड़ेगा। किसके हित में है? राज्य के हित में है कि पीड़ित पक्षकार के हित में है? तो राज्य के हित में कि पीड़ित पक्षकार। देखिए उदाहरण फिर एक बार समझा रहा हूँ मैं। ए 1 जनवरी को ये बताता है बी से कि ये मकान मेरा है और बी को बेच देता है, और पता लगता है कि ये मकान ए के पिता किसको थी? सी को। अब आपका ये बताओ, फिर 10 जनवरी को ए को मिल गया यह संपत्ति और 10 जनवरी को ए क्या करता है? मुकरना चाहता है। तो बताइए कौन ज़मीन खरीदा था? बी। तो अगर ज़मीन नहीं मिलेगी तो पीड़ित कौन होगा? बी। तो यह पीड़ित के हित में है कि ए ने जो पूर्ववर्ती कथन किया था उसी कथन पर ए को कायम रखा जाए, भले ही ए का पूर्ववर्ती कथन यानी कि 1 जनवरी को किया गया कथन झूठा ही क्यों न हो। यानी कि इस्टापेल झूठ को क्या मान लेता है? सही। ये भी याद रखिए, ये सत्य का अपवर्जन करता है। वास्तव में सही बोल रहा है कि मैं 10 जनवरी को मालिक हुआ, 1 जनवरी को तो मेरे क्या थे? पिता। लेकिन तुमने 1 जनवरी को क्यों झूठ बोला कि मैं मालिक हूँ, और बी ने अपनी हैसियत में क्या ला दी? परिवर्तन। तुम्हारे कहने के आधार पर बी ने वह मकान खरीद लिया। तो 10 जनवरी को जब तुम्हें मकान मिल गया पिताजी से,
तो अपने पुरानी बात पर, उसी झूठ पर आज भी क्या रहो। तो ये भी याद रखिए भाई, तो डिटेल में नहीं बताया जा सकता, बहुत लंबा चलेगा 2-3 दिन स्टापेल। लेकिन स्टापेल से किसकी रक्षा की गई? बी की। अगला देखिए आपका जो ये रेस जुडिकेटा का नियम है, चूँकि सीपीसी में है, अतः यह एक प्रक्रियात्मक विधि है। यानी कि रेस जुडिकेटा एक प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है। यानी कि रेस जुडिकेटा एक प्रक्रिया का नियम है, ये कह सकते हैं, जबकि आपका स्टापेल प्रक्रिया का नियम होते हुए भी, क्योंकि साक्ष्य नियम भी प्रक्रियात्मक है, लेकिन ये साक्ष्य का नियम है। भले ही साम्य न्यायालयों ने उत्पन्न किया, लेकिन यानी कि रेस जुडिकेटा जहाँ प्रक्रिया का नियम है, तो स्टापेल किसका नियम है? साक्ष्य का। भले इसकी उत्पत्ति किसने की हो? साम्य न्यायालय, लेकिन साक्ष्य नियम में तो है ना, कौन सी धारा से किस धारा तक? 115 से लेकर कहाँ तक? अब आइए आपका देखा जाए अगला, सीमित कौन है, और 2 अंतर और दिखाना है। कौन किसका दायरा सीमित है और किसका दायरा व्यापक है? तो बताइए आप लोग, सीमित और व्यापक में आपका थोड़ा सतर्क रहना है। रेस जुडिकेटा का दायरा सीमित है, जबकि स्टापेल का दायरा व्यापक है। अब एविडेंस से ना जोड़िएगा, क्यों? क्योंकि स्टापेल जो उत्पन्न होगा, ध्यान समझिए, यही आपका कठिन है। स्टापेल जो उत्पन्न होगा वह अभिलेख द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है, यानी कि न्यायालय के निर्णय द्वारा भी, फिर विलेख द्वारा भी, फिर आचरण द्वारा, और चौथा वचनात्मक विबंध। लेकिन जो स्टापेल अभिलेख द्वारा उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे? रेस जुडिकेटा। यानी कि सभी विबंध रेस जुडिकेटा नहीं होते। एक विबंध होता है कौन? स्टापेल बाई रिकॉर्ड, यानी कि जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अभिलेख द्वारा। फिर एक इसको समझिए भाई, थोड़ा कठिन है। यानी कि आपका रेस जुडिकेटा का दायरा इसलिए मैं सीमित कर रहा हूँ, क्योंकि रेस जुडिकेटा भी विबंध के एक प्रकार में आता है, सभी स्टापेल को अपने में समाहित नहीं करता। तो वह विबंध के किस प्रकार में आता है? वह स्टापेल बाई रिकॉर्ड, यानी कि अभिलेख द्वारा विबंध। और अभी हमने बताया कि अभिलेख द्वारा जो विबंध है वह कैसे उत्पन्न होगा। तो आपका कैसे उत्पन्न होगा? तो सक्षम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय से। यानी कि एक बार अगर किसी विषय पर सक्षम न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो उसी विषय पर दोबारा वाद दायर करने से विबंधित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। इसी को स्टापेल बाई रिकॉर्ड या अभिलेख द्वारा विबंध कहा जाता है। तो और विबंध के हम एक रूप बताए, लेकिन विबंध होता कितने प्रकार का? 3, और न्यायालय द्वारा ले लिया जाए तो 4। तो बताइए, क्या सभी विबंधों को रेस जुडिकेटा कवर करता है? नहीं, केवल एक विबंध। इसके अलावा अन्य भी विबंध हैं। तो किसका दायरा सीमित और किसका व्यापक? तो रेस जुडिकेटा का दायरा क्या है? सीमित। और किसका व्यापक हो गया? विबंध का। क्यों? क्योंकि विबंध में ही एक प्रकार है रेस जुडिकेटा, और भी विबंध के आपका प्रकार बताए गए। थोड़ा कठिन जरूर है भाई इतना, क्योंकि जब तक आप स्टापेल को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अंतर करना मुश्किल है। फिर भी मैं प्रयास किया कि भाई एक बार स्टापेल बताकर अंतर बताया जाए। अब कम समय में कितना स्टापेल बता दिया जाए,
फिर भी दिमाग में एक तो बैठा दिया गया कि क्या स्टापेल का मतलब कि प्रतिकूल बात करने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। आइए देखा जाए भाई, अगला आपका सेक्शन 11 के बाद आपका सेक्शन 12 आता है। 11 और कल बढ़ाया जाएगा। देखिए भाई, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए क्योंकि स्टापेल आपका बहुत समय ले लिया, अभी भी 1-2 पॉइंट बचा ही हैं, ये कह सकते हैं रे जुडिकेटा। देखिए सेक्शन 12 से यूपीजे में 2015 वाले मेंस में क्वेश्चन बना है और आपको सतर्क भी रहना है भाई। देखिए आपका पहले धारा 11 पढ़ाया जाए हल्का सा, देखिए तब आपका नहीं, धारा 11 का स्पष्टीकरण 4 एक बार फिर देखिए। उसी तर्ज पर धारा 12 है लेकिन हल्का सा चेंजिंग आएगी, अभी बेर रखना पड़िए। अभी हम देखिए आपका धारा 11 का स्पष्टीकरण 4 क्या कहता है। फिर एक बार बैक होइए नवाब हुसैन का केस पर भाई। अगर वादी के पास अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए एक से अधिक आधार मौजूद हैं, यानी कि एक से अधिक आधार वह उठा सकता था, क्या कर सकता था, तो धारा 11 का स्पष्टीकरण 4 कहता है कि ऐसी दशा में पूर्ववर्ती वाद में ही उसे सभी आधारों को उठा देना चाहिए था, यानी कि हर हाल में वो सभी आधार क्या करता, उठा देता। अगर वह कुछ आधारों को उठाया और कुछ को नहीं उठाया तो क्या माना जाएगा कि जिन आधारों को नहीं उठाया उस पर ये माना जाएगा, कल्पना की जाएगी कि उन आधारों पर भी न्यायालय ने सुनवाई किया और उस पर क्या किया, निर्णय दिया, जबकि वास्तव में वह उठाया नहीं गया। ये आधार पर आई, इसी बात को थोड़ा रिलीफ में आई, ये सारे भी आप लोग पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका वही उदाहरण है धारा 12 को समझाने का। देखिए ए ने बी से संविदा की और ए संविदा भंग कर दी, बी ए के खिलाफ मुकदमा करना चाहता है तो बी ए के खिलाफ किन किन रिलीफों की या किन किन उपचारों की मांग कर सकता था। अब आधार नहीं उपचार पर आ जाए तो बताइए क्या क्या मांग सकता है। तो पहला हमने बताया कि संविदा का क्या, विशिष्ट पालन। दूसरा क्या मांग सकता है, प्रतिकर। तीसरा क्या है, बताया जाएगा, सारे में तो सब बताया ही जाएगा। और चौथा क्वांटम मेरिट। अब यहीं आपका सतर्क रहना है। अगर बी ने ए के खिलाफ मुकदमा किया और केवल संविदा के विशिष्ट पालन की मांग अपने वाद पत्र में की और इसकी मांग नहीं की और न्यायालय ने संविदा के विशिष्ट पालन की मांग एक बी की खारिज कर दी। अब बी को एहसास हुआ कि हम तो प्रतिकर भी मांग सकते थे उसी वाद में, हम उसी वाद में क्या मांग सकते थे, व्यादेश या जितना काम उतना दाम, यानी कि क्वांटम मेरिट। ये बात तो हमसे पहले मुकदमे में क्या हो गई, छूट गई। अब भी क्या करता है कि नया मुकदमा दायर करता है और कहता है कि हजूर अब हमें क्या दिलवाया जाए, मुआवजा। तो सेक्शन 12 कहता है कि एक बार जब तुम एक से अधिक रिलीफ मांग सकते थे तो पहले ही वाद में सभी रिलीफों को क्या करते, मांग लेते। 10 बार मुकदमा थोड़े करने दिया जाएगा, एक बार तुम चारों मांग कर सकते थे क्योंकि तुम्हें अधिकार था। एक मांग किए, 3 नहीं किए और मुकदमा तुम्हारा खारिज हो गया, तो बताइए क्या इसके लिए अब नया मुकदमा किया जाएगा कि नहीं, नहीं किया जाएगा। यानी कि इसके लिए क्या रिलीफ मांगने के लिए नया मुकदमा होगा, नहीं होगा। तो कौन सी धारा रोकती है, तो धारा 12 का भी उद्देश्य है कि वादों की बाहुल्यता को रोका जाए और मुकदमेबाजी का क्या हो, अंत। यानी कि जब एक बार
तुम्हें अधिकार था 4 उपचार मांगने का, तो एक ही बार चारों क्या कर लेते, मांग लेते। अगर एक मांगे और कुछ नहीं मांगे तो बाद में नया मुकदमा दायर करके उपचार की मांग नहीं कर सकते। लेकिन एक बता दिया जाए लास्ट में भाई, ये सारे में पढ़ना भी है, ये सब पढ़ना है सारे में, नहीं कि ये नहीं। आपका सीपीसी अच्छा चल रहा है, सीपीसी और ये सारे काफ़ी कोरिलेट होगा और लगभग काफ़ी सेक्शन सीपीसी के कोरिलेट होंगे। एक और नियम बता दिया जाए, मान लीजिए कि बी ने विशिष्ट पालन की मांग किया और प्रतिकर की मांग नहीं किया था, तो कब तक अपने वाद पत्र में संशोधन करके बी कंपसेशन की मांग कर सकता है। ये बिहार में आ चुका है, तो ये सारे में कब तक कर सकता है, तो निर्णय के पहले कभी भी। बस एक लाइन याद रखना है, अगर बी से छूट गया प्रतिकर की मांग, तो बी प्रतिकर की मांग कब तक कर सकता है कि हजूर विशिष्ट पालन न करवाइए तो हमें प्रतिकर दे दीजिए, या विशिष्ट पालन के साथ हमें क्या दिलवाइए, मुआवजा दिलवाइए। कब तक कर सकता है? क्यों ये नियम बनाया गया? क्योंकि एक बार अगर बी का मुकदमा खारिज हो गया तो प्रतिकर की मांग के लिए नया मुकदमा करने से कौन सी धारा रोक देती है? 12। इसी को कहते हैं फर्दर सूट का वर्जन, अपरवाद का वर्जन, अतिरिक्त वाद का वर्जन। भाई याद रखिए शब्द को, क्या क्या? अपरवाद का वर्जन, फर्दर सूट का वर्जन बार किया गया है। तो भाई कॉन्सेप्ट बनने में अगर दिमाग में कोई दिक्कत हो 12 में तो बताइए। अब आपका जो आगे पढ़ाया जाएगा कल, आपका कहाँ कहाँ ये सब रोक लगाई गई है, वहीं आपका छांट कर 5-6 पॉइंट क्या करना है, बताना है, और उसको आप अच्छे से तैयार रखेंगे क्योंकि 2015 मेंस में भी ये क्या हो चुका है, आ चुका है। तो ये आ सकता है नया क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं है।